A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है वो है हमारा वर्क एंड एनर्जी और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। वर्क एंड एनर्जी जो हमारा चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम कुछ पॉइंट्स स्टडी कर लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स स्टडी करने हैं। सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज वर्क। सेकेंड जो हमारा आता है कंडीशंस नेसेसरी फॉर वर्क। बेसिकली पहले हम वर्क के बारे में जानेंगे कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, या कोई भी वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है ये हम किस चीज़ों से जानते हैं, उनकी बेसिकली जो कौन कौन सी कंडीशंस होती है उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, इन सब के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ये हमारा वर्क का पोर्शन हो गया। इसके बाद हम जानेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी बेसिकली वैसे तो हमारी बहुत टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है पर जो हमारी मेन होती है एनर्जी फिजिक्स में दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन दोनों के ही फॉर्मूलेज को हम डिराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हमने वर्क और एनर्जी दोनों चीज़ें स्टडी कर ली। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है फिजिक्स में। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज पावर। पावर के बारे में हम जानेंगे और हम इन सब के जो भी टॉपिक्स हमारे हैं इन सबसे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर का सबसे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वर्क क्या होता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे और एनर्जी, इन दोनों का ही हम पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। हमें कोई भी काम अपनी लाइफ में करना है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी, अगर हमें कोई एक सिंपल सी पेंसिल भी अपनी टेबल से उठा के उसको किसी हाइट तक ले जाना है, बेसिकली हमें अपना हाथ उस पेंसिल तक ले जाके उस पेंसिल को उठाना, तो इतना काम भी जो कर रहे हैं ये क्या होता है? एक वर्क है। और अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी तो इनफैक्ट हम इतना नहीं कर सकते हैं कि अपने हाथ को उठा के उस पेंसिल तक ले जाएं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में अगर एनर्जी होगी तभी हम वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो कोई काम हम कर ही नहीं सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब हम कुछ काम करते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद अगर हमसे कोई कहे कि आपको ये काम करना है तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा थक गए, एनर्जी पूरी डाउन हो गई है, थोड़ा देर रुक के तब हम काम करेंगे। थोड़ी देर रुकना मतलब क्या होता है? एक तरह से एनर्जी को गेन करना, एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करना। वही एनर्जी बेसिकली हमारी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब उस एनर्जी को हम जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम किसी काम करने के लिए यूटिलाइज करते हैं तो वो एनर्जी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के पैर में कन्वर्ट हो जाती है। ये चीज़ हम एनर्जी के टॉपिक में भी बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया कि सबसे पहले कि किसी भी काम करने के लिए वर्क और एनर्जी किस तरीके से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, वो इसी तरीके से है कि किसी भी काम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और अगर हमारे बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें एक नॉर्मल दिया गया है आपको समझाने के लिए। इफ वी डू नॉट टेक फूड for some days, our body becomes so weak that we are not able to walk. Similarly, if we do not fill the petrol tank to a motor car, the car will not run. So a source of energy is always required to perform some work. Work can be of many types. If the effort does not displaces the body, there is no work. इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हम अगर कुछ दिनों के लिए खाना ना खाएं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रह जाएगी, तो हम इनफैक्ट इतना नहीं कर सकते कि अपने बेड से उठ के नीचे खड़े हो जाएं और चल पाएं। अगर पेट्रोल है, अगर हम पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो क्या गाड़ी मूव करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मूव करेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको मूव करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी उसको कहाँ से मिलती है? पेट्रोल से मिलती है। तो बॉडी के लिए हमारी या किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर एनर्जी नहीं है तो वो वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। और अगर हमारी बॉडी में एनर्जी भी है और बॉडी हमारी जैसे कहते हैं ना, हम जैसे कोई दीवार है,
उसको हम बहुत पुश करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो मूव नहीं हो रही है। तो अगर कोई आएगा और हमसे पूछेगा आपने क्या काम किया, तो हम तो सिंपली यही कहेंगे ना कि बहुत मेहनत की, दीवार को पुश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत एनर्जी लगाई, पर वो मूव नहीं हुई। तो क्या सामने वाला पर्सन कुछ कहेगा कि आपने कुछ काम किया है? उसके लिए तो आपका वर्क ज़ीरो हो गया एक तरह से ना, कि आपने इतनी मेहनत भी करी और कोई काम भी नहीं हुआ, तो एक तरह से वर्क क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। हम लोग जैसे स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोग हैं, उनको कहते भी हैं कि जैसे आपने पूरे साल मेहनत की, ठीक है, एंड ऑफ द रिजल्ट आपका क्या आया, जीरो आया, तो हम क्या कहेंगे, पूरे साल आपने कुछ काम ही नहीं किया, अगर किया होता तो आपका रिजल्ट जीरो आता। तो एक तरह से जब रिजल्ट जीरो आ रहा है मतलब कोई भी वर्क हुआ ही नहीं है। अगर आप पूरे साल कोई काम ना भी करो और उसके बाद अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम कहते हैं कि हाँ बच्चे ने एफर्ट किया है। पर अगर हम एफर्ट भी कर रहे हैं और एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा जीरो आ रहा है, हमने बॉल को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाई, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, पर अगर वो बॉल मूव नहीं करी, तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। बॉल मूव नहीं करी मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ भी नहीं हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो हो गया। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उसका वर्क जो कुछ भी नहीं रहा, जीरो वर्क हो गया। अभी हम आगे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क जो पढ़ेंगे तो इसमें और इसको डिटेल में जानेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ ह्यूज बॉल, वही चीज इसमें दी हुई है, as possible efforts forth we completely get exhausted but the wall does not displace us, so no work। वही इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको जो भी बताया वही चीज दी हुई है ये। A porter carry a heavy load on a head is standing on a platform and he is not moving। अगर कोई एक पोर्टर यहाँ पे आप कुली ले सकते हैं, जैसे तो कुली एक है, कोई वो अपने सिर पे बहुत सारा लोड लेके खड़ा हुआ है पर वो अपने पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर वो मूव नहीं कर रहा है और सिर पे लोड लेके खड़ा है तो वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ खड़ा है ना, भले ही वो खड़ा खड़ा सिर पे लोड लिए थक जाए गिर जाए, बट उसका वर्क जो हम कंसीडर करेंगे वो कुछ भी नहीं होगा, वो जीरो हो जाएगा। वी आर सिटिंग ऑन अ चेयर एंड परफॉर्मिंग सम मेंटल एक्सरसाइज, हम बैठे हुए हैं, दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, हमारा माइंड वर्कआउट कर रहा है, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कहीं हमें दिख नहीं रहा है कोई काम हम कर रहे हैं, अब माइंड में हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हम सो रहे हैं या कुछ भी, हमारा माइंड जीरो चल रहा है, तो वो कुछ हम बता नहीं सकते हैं किसी को कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को नहीं दिखाई देगा कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक तरह से कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ मूविंग चीज नहीं हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है कंडीशन, अभी हम आगे देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें एसेंशियल होती है हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए, बट उस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कोई वर्क नहीं हो रहा है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स वी आर apparently परफॉर्मिंग सम वर्क, हम काम तो कुछ कर रहे हैं, एंड लॉट्स ऑफ द एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, और बहुत ज्यादा एनर्जी भी यूज हो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम थिंकिंग माइंड में कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मेंटल वर्क जो हो रहा है, मेंटल वर्क हो रहा है, बट हम फिजिकली कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन ने वो लोड लेके खड़ा है बट मूव नहीं कर रहा है, पर वो लोड लिए एनर्जी तो उसकी लग रही है ना लोड लेके खड़े होने में, बॉल को भी अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है ना, हम एग्जॉस्ट तो हो रहे हैं ना, पर वो मूव नहीं कर रही है, तो अगर वो मूव नहीं कर रही तो वहां पे हम क्या कहेंगे, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। Lots of the energy is being used, but since there is no displacement in all the cases, there is no work in the language of physics। अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में कंसीडर करें तो हम कहेंगे कि वहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब हम जानेंगे बेसिकली वर्क क्या होता है, ये एक जनरल वर्क और एनर्जी का एक स्मॉल सा एक ओवरव्यू कह सकते हैं आप, समझने के लिए था। अब हम जानेंगे वर्क होता क्या है बेसिकली। वर्क एकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इधर पुश्ड और पुल, अगर हम किसी चीज को अपनी तरफ पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि वर्क परफॉर्म हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पुश और पुल, the body get displaced from its original position usually in the direction of the force। अब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उस डायरेक्शन में हमारी मूव करने लगेगी। तो बेसिकली ये पुश या पुल जो भी हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, बेसिकली हम ये कहेंगे। अब आगे की डायरेक्शन में हो रही पीछे की डायरेक्शन में हो रही हो तो पॉजिटिव निगेटिव वर्क हो जाएगा, वर्क होगा बट वो पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। बट ये है कि अगर हम कहीं पुश या पुल अप्लाई कर रहे हैं, कहीं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कहीं एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉडी में हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, तब हम क्या कहेंगे, बॉडी हमारी वर्क कर रही है। For example, when a body pushes a stone lying on the surface, the stone moves through a distance. That is, it gets displaced on the application of the force. When a girl pushes a trolley, the trolley also moves through a distance. When we lift a bucket full of water, the bucket rises up. All these examples of work because on the application of the force, the object undergoes displacement.
अब जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, इन सब में कुछ हल्का सा फोर्स भी अप्लाई किया जा रहा है। भले ही बॉडी अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बहुत ज़रा सा मूव करे, पर वो मूव कर रही है, तो साइंसी लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, वहां पे वर्क हो रहा है। अब आती हैं बेसिकली कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं वर्क के लिए। तो बेसिकली हमारी दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहला कि हमें कहीं पे भी फोर्स अप्लाई करना चाहिए अगर वर्क को करना है। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ओवर में बताया था कि हम कोई काम करना है तो हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब हमें कुछ ना कुछ एफर्ट कहीं ना कहीं से करने पड़ेंगे। और एफर्ट क्या करेंगे, हमें कुछ काम करना है तो ऑब्वियसली बात हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना कहीं पे। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे, या दूसरी चीज ये है कि ऑब्जेक्ट हमारी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस होनी चाहिए, मूव होनी चाहिए। ये बेसिकली दो कंडीशंस होते हैं वर्क को अकर करने के लिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन गायब है तो मीन्स हमारा उस प्लेस पे वर्क नहीं हो रहा है। वर्क इज नॉट सेट टू बी डन इफ एनी ऑफ दिस कंडीशंस इज मिसिंग, वही चीज लिखी हुई है। सो फोर्स कैन प्रोड्यूस सम वर्क ओनली इफ दैट इट इज एबल टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट और इट इज अप्लाइड। जब भी कोई फोर्स लगाते हैं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है, अदरवाइज नो वर्क इज डन। अब हम यहाँ पे दो कंडीशंस बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का हमारा कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी किसी पर्टिकुलर एंगल पे डिस्प्लेस हो रही है, किसी एंगल से हम फोर्स लगा रहे हैं। ये हमारा सेकंड है। पहले हम लोग देख लेते हैं वर्क में। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस बॉडी में हम जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन पे वर्क क्या होगा। जैसे हमने एक सपोज किया कि ये एक बॉडी हमारी जिसकी मास m है, ये a बॉडी है, ये b बॉडी है। तो बॉडी a इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी हमारी रखी गई है। अ फोर्स F इज अप्लाइड, इस पे एक फोर्स हमारा F अप्लाई किया जा रहा है। द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी ऑन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज S। और जब ये बॉडी हमारी जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाती है और S डिस्प्लेसमेंट होता है। इफ द फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट, इट अंडरगोज अ डिस्प्लेसमेंट S। जब हम इस पे फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो S से हो रहा है, हम इसे S कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। इन सच केस द वर्क डन इज डिफाइंड एज, और इस केस में जब जो वर्क डन हो रहा है उसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन किसने किया, बाय द फोर्स, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाया गया, एंड द डिस्प्लेसमेंट F, द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स की वजह से, एंड द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट S है जो कि बॉडी में हो रहा है जिस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा बेसिकली वर्क हो जाएगा। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो हमारा होता है बेसिकली ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, सिर्फ स्केलर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें मतलब रहता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहता है। अब आता है हमारा यूनिट ऑफ वर्क। CGS यूनिट जो होती है बेसिकली हमारी वर्क की, वो हमारी अर्ग होती है, ERG अर्ग। SI यूनिट जो होती है वो हमारी न्यूटन मीटर होती है और हम इसे जूल भी कह सकते हैं। वन अर्ग जो हमारा होता है, इफ अ फोर्स ऑफ वन डायन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, वन अर्ग जो हमारा होता है वो 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 1 डायन यूनिट का किसी बॉडी पे जो कि 1 सेंटीमीटर किसी चीज को डिस्प्लेस कर रही, तो वो हमारा वन अर्ग को डिफाइन करती है। एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई किया जा रहा है और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज 1 जूल। उस कंडीशन पे 1 जूल वर्क हमारा हो रहा है। तो 1 जूल जो हमारा होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, जो कि हमारा इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डायन इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर में। अगर हम न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में 10 टू द पावर 7, जो कि हमारा इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। क्योंकि 1 अर्ग जो होता है वो 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है, तो न्यूटन को हम डायन में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा। तो ये जनरल है, आप याद भी रख सकते हैं। इसके बाद हम ये कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि व्हेन S इज इक्वल्स टू 0 एंड W इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज 0।
अगर वर्क डन 0 है, एस 0 है, तो बॉडी पे हमारा वर्क जो हो जाएगा, अगर हमारा बेसिकली एस 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क है क्या बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर एस 0 है तो हमारा ऑब्वियस सी बात है, किसी भी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से वो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुश अ बॉल विद द फोर्स F, then the displacement of the wall is 0, so the work done by the force on the wall is 0. अब यहाँ पे when the constant force is acting at an angle, वहाँ पे हमारा नॉर्मल जिस डायरेक्शन पे बॉडी, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन पे बॉडी मूव कर रही है। अब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे खींचा जा रहा है। कंसीडर द बॉडी ए लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रही है। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द डिस्टेंस एस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये एस यहाँ दिखाया जा रहा है। द कंप्लीट फोर्स एफ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्लेस द बॉडी, अ पार्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फोर्स। अब जितना भी फोर्स हमारा लगाया जा रहा है वो एक पार्ट में ही जो अप्लाई किया जा रहा है वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप यहाँ से देख रहे हैं बॉडी को किस तरीके से खींचा जा रहा है, तो कंप्लीट फोर्स जो एफ जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए मतलब सफिशिएंट नहीं है। कुछ पार्ट है जो कि जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट में हमारा फोर्स लगाया जा रहा है वो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको हम एफ कॉस थीटा से डिनोट करेंगे। और इस केस में जो हमारा हो जाएगा, मतलब आप बेसिकली ये मान के चलिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे अगर हमारा फोर्स लगाया जा रहा है तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल टर्म हो जाएगा वो सिर्फ एफ नहीं रह जाएगा। जैसे कि हमारा फोर्स अप्लाई होता तो वो सिर्फ सिंगल एफ रहता था ना, तो यहाँ पे वो एफ सिंगल कंप्लीट फोर्स नहीं है, वो एफ फोर्स तो है ही है हमारा, जो हमारा ये फोर्स एफ लगाया जा रहा है वो तो है ही है। पर यहाँ पे जैसा कि हॉरिजॉन्टल जिस तरीके से एक एंगल पे बॉडी मूव कर रही है, यहाँ पे बताया नहीं कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक्ट कर रहा है अगर, तो एफ के साथ साथ जो हमारा एफ कॉस थीटा होता है वो भी फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। एफ फोर्स तो नॉर्मल जो अप्लाई हो रहा है, बाकी जो एंगल हो जाता है वो हमारा कॉस थीटा हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग इन एट एंगल to the displacement is the product of component of force in the direction of the displacement and the displacement of the body। जो component of force जो हमारा f cos थीटा है और into displacement of the body जो हमारा हो रहा है वो s है, तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो हमारा f s cos थीटा हो जाएगा। ये उस कंडीशन पे होगा जब बॉडी जो है फोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक्ट कर रहा है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमारे दो फॉर्मूलेज हो गए। नॉर्मल मूव कर रहा है तो हमारा F इंटू एस हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो उस कंडीशन पे हमारा एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, बेसिकली कॉस थीटा उसमें एडअप हो जाएगा। तो बेसिकली आज की क्लास में बस इतना ही था। हमने वर्क के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया, इसके बारे में आगे और हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे। इनकेस अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। And thank you for watching this video and keep supporting.